वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रैक्टिस सेशन या क्वेश्चन सीरीज ऑफ मशीन, जिसमें हम 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर है जिसपे 10 पोल्स और 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और ये अल्टरनेटर डायरेक्टली कपल्ड है या जुड़ा हुआ है किससे? सिंक्रोनस मोटर से। और सिंक्रोनस मोटर इज ड्राइवन बाय सिंक्रोनस जनरेटर इज, सॉरी यहाँ पे जनरेटर होगा, नहीं करेक्ट है। तो एक अल्टरनेटर है जिसको हमने एक सिंक्रोनस मोटर से जोड़ के रखा हुआ है, और वो सिंक्रोनस मोटर किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही है? 60 हर्ट्ज पे। तो आपको ये बताना है कि मोटर में मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स, मोटर में नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे। तो देखिए दोनों मशीन जुड़ी हुई है, बोथ मशीन्स आर कपल्ड। दोनों मशीन मैकेनिकली कपल्ड है। तो आप मुझे ये बताइए क्या चीज है जो सेम होगी दोनों के केस में? सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है और अल्टरनेटर का जो रोटर है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों मशीन सेम स्पीड पे ऑपरेट करेगी, राइट? बिकॉज ऑफ कपलिंग, स्पीड ऑफ रोटर, सॉरी, स्पीड ऑफ अल्टरनेटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मोटर। और हम जानते हैं एन एस इज इक्वल टू क्या होता है? 120 एफ अपॉन पी। तो अल्टरनेटर का एन की वैल्यू रख दीजिए 120, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर अपॉन पोल्स ऑफ अल्टरनेटर इज इक्वल टू 120 फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर अपॉन पोल्स ऑफ मोटर। तो यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 120 से 120 कैंसिल आउट हो गया। अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 25 हर्ट्ज, और अल्टरनेटर के पास पोल हैं 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर हमें दी गई है 60। पोल हमें बताने हैं मोटर में कितने होंगे। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, पी मोटर 5 टू 120 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 24। तो मोटर में नंबर ऑफ पोल्स कितने होने हैं? 24। सो 24 इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इन अ सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर मैक्सिमम रिएक्टिव पावर आउटपुट इज। तो सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर आपको कोई दिया गया है, और आपसे बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर अल्टरनेटर में मैक्सिमम रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी। सो फॉर अल्टरनेटर हम जानते हैं रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या था, मैंने कल ही आपको बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मैंने डिराइव भी करवाया है। सो Q इज इक्वल टू क्या होता है? VT अपॉन एक्सएस ई ए कॉस डेल्टा माइनस VT। तो फॉर मैक्सिमम हमें क्या बोला जा रहा है? फॉर मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। तो Q की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा? 1। तो cos डेल्टा 1 यानी कि Q इज इक्वल टू VT अपॉन एक्सएस ई ए माइनस VT। ये क्या है? रिएक्टिव पावर फॉर सिंगल फेज। अगर हमें 3 फेज का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? Q इज इक्वल टू VT अपॉन एक्सएस ई ए माइनस VT फॉर 3 फेज। यहाँ पे हमें कर देना होगा 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3VT अपॉन एक्सएस ई ए माइनस VT। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, करेक्ट। चलिए चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है।
कि अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एक्टिव पावर, मैक्सिमम एक्टिव पावर की कंडीशन में राउंड रोटर अल्टरनेटर का रिएक्टिव पावर क्या होगा। अगर हम इसको शब्दों में लिखें तो बोला जा सकता है फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, for the condition of maximum active power, for the P max condition, Q max की वैल्यू कितनी होगी। और ये है हमारा अल्टरनेटर के लिए, राइट। तो P max हम जानते हैं, P की वैल्यू क्या होती है, EA VT अपॉन XS साइन डेल्टा। तो आप यहां से मुझे बताइए एक्टिव पावर यानी कि P की वैल्यू मैक्सिमम कब जाएगी, जब साइन डेल्टा हो जाएगा 1। साइन डेल्टा 1 का क्या मतलब है, साइन डेल्टा 1 का मतलब है डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे डेल्टा क्या है आपसे कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो डेल्टा है हमारा लोड एंगल या टॉर्क एंगल। और ये किसके किसके बीच में बनता है, ये बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा, करेक्ट। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन पे यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 90 पे हमें बताना है कि रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें रिएक्टिव पावर फॉर अल्टरनेटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया, VT अपॉन एक्सएस EA cos डेल्टा माइनस VT, राइट। तो मैक्सिमम एक्टिव पावर की कंडीशन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 90। तो कॉस डेल्टा है तो कॉस 90 रख दीजिए, VT अपॉन एक्सएस EA cos 90 माइनस VT। cos 90 क्या होता है, 0, यह आ गया 0। तो हमें Q की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस VT स्क्वायर अपॉन एक्सएस। बट ये क्या है, सिंगल फेज के लिए है, याद करिए। जो फॉर्मूला हमारा होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव कराया है, वो सिंगल फेज के लिए है। सो फॉर 3 फेज 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -3 VT स्क्वायर अपॉन एक्सएस। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हम 8th नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज लेस देन टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे हमसे पहली कंडीशन दे दी गई है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो लेस देन टर्मिनल वोल्टेज है, एंड ऑल्सो ईएमएफ लैक्स द टर्मिनल वोल्टेज। इंड्यूस्ड ईएमएफ लैक्स टर्मिनल वोल्टेज। तो आपको बताना है कि ये किसके बारे में बात करी जा रही है, मोटर के बारे में बात की जा रही है। ये जो कंडीशन हमें दे रखी है, ये दो कंडीशन के आधार पे आपको बताना है कि ये जो मशीन है ये मोटर है या जनरेटर, साथ ही इसका पावर फैक्टर आपको बताना है लीडिंग है या लैगिंग, राइट। तो कैसे पता करेंगे आप, तो देखिए EA क्या कर रहा है, लैग कर रहा है VT से, मतलब VT पहले आया विथ रिस्पेक्ट टू EA। तो अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाए सिंक्रोनस मशीन का, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये सिंक्रोनस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, ये है टर्मिनल वोल्टेज। तो आप मुझे बताइए इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम को देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये अल्टरनेटर का सर्किट डायग्राम है या मोटर का सर्किट डायग्राम है। हम नहीं बता सकते, क्योंकि अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन और मोटर का कंस्ट्रक्शन, दोनों का कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम होता है। डिपेंड कहाँ पे, हम पता कैसे कर सकते हैं, करंट की वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, EA लैक्स VT, मतलब EA बाद में आ रहा है, पहले VT आया, मतलब करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम VT टू EA, राइट।
तो अब ऐसा सर्किट बताइए जो करंट लेता हो, तो वो सर्किट है मोटर, राइट। यानी कि मोटर के केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा। तो ये जो कंडीशन है हमें यहां से पता चल गई कि ये मोटर की कंडीशन है, राइट, ये एक मोटर है। अब हमें ये बताना है कि ये लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा या लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड कंडीशन, ई ए इज लेस देन वी टी। ई ए अगर लेस देन वी टी है तो ये किसकी कंडीशन होती है, अंडर एक्साइटेड कंडीशन। हमें Vt की रिक्वायरमेंट है, हमने Vt दिया, बट हमारे पास जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ वो Ea हो रहा है। मतलब Ea का जो मैग्नीट्यूड है वो टर्मिनल वोल्टेज से कम है, यानी कि अंडर एक्साइटेड कंडीशन। अब यहां से दोनों को जोड़ने की कोशिश करिए। जब मोटर अंडर एक्साइटेड कंडीशन पे ऑपरेट करती है तो कौन सा पावर फैक्टर होता है, when motor operates on under excited condition it will operate on lagging power factor। याद करिए, ओवर एक्साइटेड मोटर हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है और अंडर एक्साइटेड हमेशा लैगिंग पे। आप इसे डेरिवेशन से भी निकाल सकते हो। कैसे, हम यहाँ पे मोटर की बात कर रहे हैं, मोटर के लिए रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, Vt अपॉन एक्सेस Vt माइनस ई ए कॉस डेल्टा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ई ए की वैल्यू कम है, Vt की ज्यादा है। मतलब Vt की वैल्यू ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू ई ए, तो Q क्या होगा, पॉजिटिव। और जब Q पॉजिटिव होता है तो पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग। तो इस इक्वेशन से भी आप डायरेक्टली इसे बता सकते हो। तो हमने दोनों आंसर सॉल्व कर लिए हैं। हमें बताना था ये मोटर है या जनरेटर, तो ये एक मोटर है और ये किस पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। तो इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है, उसे भी ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। इंड्यूस्ड ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज से लीड भी कर रहा है। तो ई ए लीड्स वीटी। तो अब मुझे बताइए ई ए पहले आया या वीटी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ई ए टू वीटी। यानी कि ये जो मशीन है वो करंट को सप्लाई कर रही है। मतलब यहां से हमें पता चला कि ये एक है अल्टरनेटर। ई ए की वैल्यू ज्यादा है वीटी से, इसका मतलब ओवर एक्साइटेड। दोनों को जोड़िए, ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पे काम करता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे। कैसे पता चला हमें ये लैगिंग पावर फैक्टर से काम करता है, रिएक्टिव पावर के फॉर्मूला से। फॉर अल्टरनेटर रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, Vt अपॉन एक्सएस ई ए कॉस डेल्टा, सॉरी ई ए कॉस डेल्टा माइनस Vt। यहाँ पे चेक करिए, ई ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू Vt, मतलब Q क्या है, पॉजिटिव। और Q पॉजिटिव मतलब लैगिंग पावर फैक्टर। Q नेगेटिव होता तो लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन आती। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्या बोला जा रहा है कि एन अल्टरनेटर इज डिलीवरिंग रेटेड करंट एंड रेटेड वोल्टेज एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। पहले जो अल्टरनेटर है हमारे पास क्या बोला जा रहा है, एक अल्टरनेटर है जो कि 0.8 पावर फैक्टर लैग पे ऑपरेट कर रहा है।
और रेटेड करंट एंड रेटेड वोल्टेज पे, रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज पे। आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द रेटेड करंट, सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर हम चाहते हैं कि ये रेटेड करंट डिलीवर करे at 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे, तो जो एक्साइटेशन है उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो देखिए अभी हमारा अल्टरनेटर क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। अल्टरनेटर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कब करता है, ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे। राइट, और अल्टरनेटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कब करता है, अंडर एक्साइटेड कंडीशन। अंडर एक्साइटेड कंडीशन। तो आप मुझे बताइए किसी भी अल्टरनेटर को अगर हम ओवर एक्साइट से अंडर एक्साइट करते हैं तो एक्साइटेशन इंक्रीज करना होता है या एक्साइटेशन डिक्रीज करना होता है। तो हमेशा अगर हम ओवर एक्साइटेड से अंडर एक्साइटेड कंडीशन पे मूव करना चाहते हैं तो जो एक्साइटेशन है मस्ट बी डिक्रीज, एक्साइटेशन मस्ट बी डिक्रीज। सो ऑप्शन डी, एक्साइटेशन विल बी लेस। चलिए चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर है जो कि 187 केवी रेटिंग की है, 3 फेज है, 2300 वोल्ट इसका वोल्टेज है, यानी कि इसका टर्मिनल वोल्टेज 2300 है। 47 एम्पियर की जो करंट है वो ये सप्लाई ले रहा है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और जो स्पीड है वो 187.5 आरपीएम है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका दिया गया है 1.5 ओम पर फेज, ये पर फेज में होता है ध्यान रखिएगा। सिंक्रोनस रिएक्टेंस इसका दिया गया है 20 ओम पर फेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंटरनल पावर डेवलप्ड व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट द रेटेड करंट एंड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। तो सिंक्रोनस मोटर का जो सर्किट डायग्राम है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ ईए, ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज और ये है आर्मेचर करंट। अब ध्यान दीजिएगा हमें बोला जा रहा है कि इंटरनल पावर डेवलप्ड निकालना। इंटरनल पावर डेवलप, इंटरनल पावर कहाँ पे डेवलप होता है, आर्मेचर पे। यहाँ पे होता है इंटरनल पावर डेवलप, और इंटरनल पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए, और ये आई ए करंट यहां से जाएगी। तो इंटरनल पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए इंटू आई ए। हमें इंटरनल पावर डेवलप निकालना है। तो एक ये अप्रोच आप लगा सकते हो, टोटल पावर कितना हमने सप्लाई किया उसमें से अगर लॉसेस को माइनस कर दें तो हमें टोटल इंटरनल पावर डेवलप्ड मिल जाएगा। तो टोटल पावर हम कितना सप्लाई दे रहे हैं टर्मिनल से, फॉर्मूला क्या होता है वी आई कॉस फाइव। सो वी टी आई ए कॉस फाइव, ये है इनपुट पावर, मोटर पे हम इनपुट दे रहे हैं। सो इनपुट पावर टू मोटर
का फॉर्मूला क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर करंट कॉस फाई। VTIE कॉस फाई ये सिंगल फेज के लिए होता है, बट ये 3 फेज है, यानी कि √3 VI कॉस फाई। सो √3 टर्मिनल वोल्टेज हमें कितना दिया गया है? 2300। आर्मेचर करंट हमें दी गई है 47। पावर फैक्टर है 0.8। सो इनपुट पावर हमें मिल जाएगा यहाँ से 149.78 किलोवाट। मतलब इतना पावर हम टोटल इनपुट से सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, और कुछ पावर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, और उस लॉस को टोटल इनपुट में से माइनस करेंगे तो हमें अपना यहाँ का पावर मिल जाएगा, यानी कि इंटरनल पावर। तो टोटल लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? I²R, बट यहाँ पे 3 फेज की बात हो रही है, तो 3I²R, 3 मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना दिया गया है हमें? IA का मतलब 47 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस पर फेज है 1.5, तो 3 से हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा है, तो ये हमें 3 फेज का पावर दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। तो टोटल पावर, सॉरी टोटल पावर नहीं, पावर लॉस, पावर लॉस हमें कितना मिल जाएगा? 9.94 किलोवाट। अब ध्यान से देखिएगा, हमने टोटल पावर सप्लाई किया इनपुट में कितना? 147.78, जिसमें से 9.94 किलोवाट लॉस हो गया। तो बाकी इंटरनल पावर डेवलप्ड कितना होगा? दोनों को माइनस कर दीजिए। सो इंटरनल पावर डेवलप्ड, टोटल पावर इनपुट दैट इज 149.78 माइनस लॉस 9.94, तो हमें 140 किलोवाट अप्रॉक्स पावर मिल जाएगा। 140 किलोवाट अप्रॉक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? असिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर। कोई भी एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रही है, और फील्ड एक्साइटेशन हमारा क्या है? कांस्टेंट। अगर हम मोटर पे लोड इंक्रीज करते हैं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर एंड लोड एंगल। तो रिएक्टिव पावर सबसे पहले देखते हैं, Q फॉर मोटर। मोटर के लिए रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला कभी मत भूलिए, VT/XS, ये मैंने डिराइव भी करवाया हुआ है। सो VT माइनस EA कॉस डेल्टा। अब एक चीज मुझे बताइए, फील्ड एक्साइटेशन तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, फील्ड एक्साइटेशन हमारा कांस्टेंट है, और हम लोड बढ़ाए जा रहे हैं, लोड ऑन मोटर इंक्रीजेस। तो पहले जितना लोड था उतना ही हम एक्साइटेशन दे रहे थे, फिर हमने क्या किया? लोड को बढ़ा दिया। तो विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज्ड लोड एक्साइटेशन कम हो गया या नहीं हुआ? और अगर एक्साइटेशन कम हो गया तो EA की वैल्यू कम हो जाएगी, और EA की वैल्यू कम हुई तो Q की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या पता चला? रिएक्टिव पावर इंक्रीजेस। एक और फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स Q/P। तो अगर Q की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो पावर फैक्टर एंगल की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। सॉरी, Q की वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है ना, तो Q की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो पावर फैक्टर एंगल फाई की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। द वैल्यू ऑफ फाई इंक्रीजेस, और फाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो रिएक्टिव पावर इंक्रीज हो रहा है, पावर फैक्टर हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
अब देख लेते हैं हम डेल्टा। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कांस्टेंट एक्साइटेशन। तो जब एक्साइटेशन कांस्टेंट है तो E की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, विथ रेस्पेक्ट टू लोड ये कम होगी बट नॉर्मली वो कांस्टेंट रहेगी। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू ई वी एक्स साइन डेल्टा, और हमेशा V को हम क्या ले लेते हैं कांस्टेंट, E को क्या ले लेते हैं, X को क्या ले लेते हैं कांस्टेंट। इनफाइनाइट बस बार में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों कांस्टेंट होते हैं और फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट है। तो किसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो E भी कांस्टेंट होगा। लोड के रिस्पेक्ट में E डिक्रीज हो रहा है बट वैसे कांस्टेंट है ये, करेक्ट। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। अब ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, लोड ऑन मोटर इंक्रीजेस। तो जब लोड इंक्रीज होता है तो एक्टिव पावर भी इंक्रीज होता है। तो P की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर साइन डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डेल्टा हमारा इंक्रीज हो गया। अब हमें क्या चाहिए, IA आर्मेचर करंट। हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VT IA cos फाई। तो अब cos फाई हमारा क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, टर्मिनल वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया ना बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट बस बार। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA cos फाई। तो IA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन cos फाई। ध्यान दीजिएगा, लोड ऑन मोटर इंक्रीजेस मतलब P की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, cos फाई डिक्रीजेस। तो IA पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आर्मेचर करंट हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है, लोड इंक्रीज हो रहा है मतलब P इंक्रीज हो रहा है। क्या क्या चीजें हमें पता करनी थी, पावर फैक्टर 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, तो ये चारों चीजें हमने पता कर ली। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 12 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आप लोग वॉच टाइम ठीक ठाक आ जाता है तो एक एक लेक्चर में हम 50-50 क्वेश्चंस कवर कर लिया करेंगे। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।